नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय बाजारों के लिए कल का दिन क्रूशियल था। कल का दिन में एक सेकंड हाफ में जो बिकवाली थी वो हूबहू वैसी थी जैसे परसों के दिन देखने को मिली थी। बाजारों में तेज गिरावट कल के सत्र में भी देखने को मिली और दिन के निचले स्तरों के करीब ही मार्केट्स बंद होने में कामयाब रहे। तेज बिकवाली जो कल के सत्र में आई वो भी बैंकिंग की तरफ से ही कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ी। आज भी एज ऑफ नाउ संकेत जो है वो सकारात्मक है। लगातार ये तीसरा दिन है जबकि भारतीय बाजारों के लिए एटलीस्ट संकेत बहुत ज्यादा नेगेटिव शुरुआत में नहीं दिख रहे, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो क्रूशियल रहता है क्योंकि सेकेंड हाफ में मार्केट्स में एक सेल ऑफ भी जरूर आता दिखाई पड़ता है। एज ऑफ नाउ बाकी एशियन मार्केट्स जो है वो भी मोर लेस फ्लैटिश नोट पे ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिकी बाजार मिले जुले बंद हुए थे, लेकिन एशियन मार्केट्स के लिए जो संकेत अभी आ रहे हैं वो करीब करीब हर निशान में ही ज्यादातर आ रहे हैं। देखिए 1% ऊपर है, स्ट्रेट टाइम्स भी करीब 1% ऊपर है, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव 22 कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। कोस्पी में करीब आधा फीसदी के आसपास की बढ़त है। हैंगसेंग 1% ऊपर और एसएस निफ्टी भी करीब 30 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे के भी बाजार में बातचीत करेंगे, लेकिन पहली बारी संदीप से अंतर्राष्ट्रीय संकेत समझ लेते हैं। संदीप, मार्केट्स के लिए क्रूशियल ट्रिगर जो था वो है क्रूड, जिसमें थोड़ा सा एक फॉल जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन डोमेस्टिकली मार्केट जो है वो मेजरली सेल ऑफ की चपेट में है। क्या होगा आज मार्केट्स में? उम्मीद यही है कि आज का दिन अच्छा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हो सकता है उसी को ट्रिगर मान के बाजार में अधिक पॉजिटिविटी देखने को मिले, ऐसी उम्मीद करके चल रहे हैं। एसएस निफ्टी तो ये इंडिकेट कर रहा है एशियन मार्केट पॉजिटिव है, और वो दरअसल इसलिए है क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स में अगर आप देखें जो क्लोजिंग है वो आपको मिक्स नजर आएगी, लेकिन निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली। देखिए गैरी कॉन ने इस्तीफा दिया था, कल यूएस के मार्केट्स ने उसके ऊपर रिएक्ट किया। डाउ में एक समय 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी, लेकिन जो क्लोजिंग है वो करीब 82 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ हुई, यानी कि लोअर लेवल से करीब 266 अंक के आसपास की रिकवरी डाउ में देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप देखें जो मेन कारण था जिस वजह से यूएस के मार्केट में रिकवरी देखने को मिली वो ये था कि व्हाइट हाउस की ओर से ऐसे संकेत निकल के सामने आए कि कनाडा और मेक्सिको जो कि करीबी देश हैं यूएस के, उनको जो टैरिफ इंपोर्ट की बातचीत की जा रही है, टैरिफ ड्यूटी लगाने की, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की, उससे शायद एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। इन संकेतों के दम पे यूएस के मार्केट में लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी करीब 1% के आसपास की बढ़त लेके बंद हुए, और आज अच्छी बात यह है कि डाउ तो रिकवर हुआ, यूरोपियन मार्केट तो पॉजिटिव बंद हुए, और जैसे आप कह रहे हैं क्रूड ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। एक तो डॉलर में स्ट्रेंथ लौटी है, उसका इंपैक्ट है, और उसके साथ साथ यूएस में जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड स्तरों पर है, बीते हफ्ते के जो आंकड़े आए हैं, और उसके साथ साथ जो इन्वेंट्री से यानी कि जो तेल भंडार के आंकड़े हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उस वजह से क्रूड में कल करीब 2.25% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली। अगर आप नाइमेक्स क्रूड की बात कीजिए 6150 के आसपास के लेवल्स हैं, और ब्रेंट क्रूड भी 6450 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो एक तरफ जो मार्केट्स है, इक्विटी मार्केट्स है, वहां से संकेत अच्छे हैं, और आज क्रूड भी सपोर्टिव है। तो कुल मिलाकर देखा जाए संकेत अच्छे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जब यूरोप सेकंड हाफ ऑफ द डे, जैसे आप कह रहे थे, काफी इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन मार्केट की अगर अच्छी शुरुआत होती है तो वो भी कहीं ना कहीं काफी क्रूशियल रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ संकेत अच्छे हैं। चलिए, तो एज ऑफ नाउ संकेत बेहतर है, करीब 26 अंक ऊपर एसएस निफ्टी कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। लेकिन क्रूशियल नंबर है एफआईएस डीआईएस का, क्योंकि कल के सत्र में फिर एफआईएस ने करीब 719 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। राधा ये बिकवाली परसों नहीं थी, परसों खरीदारी थी, परसों डीआईएस की बिकवाली थी, लेकिन उसके पहले से लगातार एफआईएस की जो खरीदारी जो बिकवाली है उसका रुख देखने को मिल रहा है। 719 करोड़ रुपए की बिकवाली और डीआईएस की 409 करोड़ रुपए की खरीदारी। इंपैक्ट उसका ये हुआ कि मार्केट्स दिन के निचले स्तरों के करीब ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा अब जी बिजनेस का आउटलुक भी आपको बता दें कि कल के सत्र में लगातार छठा दिन तक की बाजार में एक बिकवाली का दौर देखने को मिला है। हो सकता है नियर टर्म में मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन के अंदर जरूर आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि निफ्टी बैंक भी करीब 900 को एक गिरावट दिखा चुका है, जिससे सेंटिमेंट स्लाइटली वीक होता हुआ जरूर दिखाई पड़ा है। 10,100 से 10,070 का जो एक रेंज है वो जरूर क्रूशियल है। अगर उसको होल्ड कर जाता है तो थोड़ी खरीदारी शायद आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ये नियर टर्म एक रेंज है, नियर टर्म एक मार्केट का जो मूव है उसको जरूर डिसाइड कर सकता है। लेकिन हो सकता है वापस अगर ऊपरी स्तरों पर बाजार फिर से तेजी दिखाता है, यानी कुछ पुल बैक आता है, तो हायर लेवल से फिर से प्रॉफिट टेकिंग मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े। तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। 1070 जो है वो 10,070 जो है वो क्रूशियल लेवल है, और निफ्टी बैंक के जो मूव है उसके ऊपर जरूर ध्यान रखें। किसी भी तरह की यहाँ पर अगर तेजी या बिकवाली आती है तो अकॉर्डिंगली ही मार्केट्स यहाँ पर रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।
आज के जानकार को अपने साथ जोड़ लेते हैं। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए, डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी भी है, तो ये मान के चलें कि सेकंड हाफ में कुछ इंपैक्ट आ सकता है शायद बाजार में? ओवरऑल निफ्टी का व्यू देखें तो 10,300 के नीचे एक अच्छा ब्रेक डाउन निफ्टी में आ चुका है और निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक 10,300 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता, हमें नहीं लग रहा कि कोई बड़ी तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आएगी। तो बैंक निफ्टी का रेंज रहेगा ओवरऑल 24,000 to 24,500 और निफ्टी का रेंज रहेगा 10,100 to 10,300 लेवल। और रही बात निफ्टी की सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी हम लोग अपना रहे हैं। सेल अराउंड निफ्टी अराउंड 10,220 के पास मिलता है, तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। 10,270 का स्टॉप लॉस लगाएं और 10,100 का नीचे में टारगेट रखें। जी अरुण जी, निफ्टी बैंक पे आपने कहा कि हो सकता है थोड़ा सा एक स्लाइड डाउन वहां पर भी रहे, कोई पर्टिकुलरली लेवल्स है जिसको ध्यान में रखना होगा निफ्टी बैंक के लिए? 24,000 का लेवल काफी क्रूशियल होगा। अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो 24,000 के पुट में काफी जमावड़ा अभी भी है। अगर 24,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो यहाँ से भी 300 से 400 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। ऊपर में 24,300 24,400 इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। 24,300 का लेवल 400 का लेवल भी टूट जाता है तो ऊपर में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आप देख सकते हैं। जी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी आपने आइडेंटिफाई किया जहां पर खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक में मिड कैश में काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। कुछ स्टॉक्स है जो काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स को। उनमें से एक स्टॉक होगा NIIT टेक। अगर NIIT टेक का भी चार्ट देखें, पिछले 4 दिनों से काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशन स्टॉक्स में ऐड हो रहे हैं। अगर NIIT टेक आपको 877 875 के पास मिलता है तो 862 का स्टॉप लॉस लगाएं और 900 का टारगेट रखें। दूसरा स्टॉक होगा टाइटन। अगर टाइटन का भी ओवरऑल डेटा देखते हैं तो पिछले 3 दिनों से काफी अच्छा एक्यूमुलेशन स्टॉक में हो रहा है और स्टॉक में 790 800 एक अच्छा सपोर्ट है ऑन द लोअर साइड। तो 800 का स्टॉप लॉस लगाएं और 835 का टारगेट रखें। टाइटन को भी लॉन्ग करने की सलाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए, साथ साथ ट्रेडिंग कॉस्ट बताने के लिए। टाइटन पे आप खरीदारी कर सकते हैं 835 रुपए के टारगेट्स के लिए, 800 रुपए एक स्टॉप लॉस रखिए। और NIIT टेक दूसरा नाम है जहां पर भी खरीदारी की कॉल आपको दी जा रही है। 900 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 862 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए। 817 818 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स में एक्सिस सिक्योरिटी मानते हैं HDFC बैंक में आप बिकवाली कर सकते हैं। 1805 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 1850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 1832 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा आप भारतीय एयरटेल में खरीदारी कर सकते हैं। 412 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 397 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 403 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा डीवी स्लैब बिकवाली के लिए शेयर है। 970 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 1003 का एक स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन करें। 990 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव। इसके अलावा हेक्सावेयर 368 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 351 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। 355-56 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तो एक मिला जुला रुझान है। कुछ IT शेयरों में खरीदारी की बात है, बाकी शेयरों में बिकवाली। और फिनलेक्स केवल एक और ऐसा नाम है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 719 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 690 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें और यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और जेट एयरवेज कुछ यहाँ पर पेनल्टी खबरें भी है, उसका भी एक इंपैक्ट रहेगा। 688 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 717 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलो तो वो सभी कॉल्स है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं या फिर बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन आज की 2 बड़ी खबरें, पहला जहां पे कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनियां जो है उनको राहत पैकेज देने का फैसला लिया गया है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को तोहफा भी है, उनके महंगाई भत्ते में इजाफा भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर जहां पर NDA सरकार को झटका लगा है, विशेष दर्जा नहीं मिलने की वजह से TDP नाराज है और उसने NDA सरकार से अलग होने की बात भी कही है। आज TDP के 2 मंत्री सरकार से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसमें अशोक गजपति राजू भी मौजूद है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एविएशन स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। वहां पर हो सकता है कुछ एक प्रेशर एविएशन स्टॉक्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़े। तो ये 2 अहम खबरें हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। शुरुआत करते हैं यानी कि पहली खबर से, जहां पर कर्ज में डूबे टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। कैबिनेट स्पेक्ट्रम कैप के लिए नियमों को थोड़ा आसान भी कर दिया है। अब किसी सर्किल या एरिया में कोई टेलीकॉम ऑपरेटर 35% तक स्पेक्ट्रम ले सकता है। अभी तक ये सीमा 25% थी। इस फैसले से वोडाफोन और आइडिया को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि मर्जर के बाद इन दोनों कंपनियों के पास अपना अतिरिक्त स्पेक्ट्रम बेचना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान
की समय सीमा को भी बढ़ाकर 16 साल कर दिया गया है, जो कि 12 साल थी। इसकी मांग टेलीकॉम कंपनियां काफी पहले से ही कर रही थी। बकाये पर पेनल्टी की ब्याज दर भी 14% से घटा के 12% कर दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हुआ है, 700, 800 और 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की संयुक्त सीमा 50% कर दी गई है। और देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के 5% की जगह 7% महंगाई भत्ता मिलेगा। नया भत्ता 1 जनवरी 2018 से लागू माना जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने का फायदा लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा। चलो, तो इन्हीं खबरों के साथ कुछ और भी अहम खबरें उन पर भी हम रुख करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों पर एक बार नजर डाल लिया तो बाकी सभी मार्केट्स जो है वो हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। चाहे निफ्टी 38 अंक ऊपर आ चुका है। एक समय में जब संदीप से हम बात करें तो 26 अंकों के आसपास तेजी थी। अब 38 अंक ऊपर कामकाज करते हुए 10217 का लेवल यहाँ पर देखने को मिला। और बाकी एशियन मार्केट्स जो है वो भी तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। सभी एशियन मार्केट्स में नजर डालिए, जहाँ पे निकेई अब 1% ऊपर है। स्ट्रेट टाइम्स में करीब 1% का उछाल है। शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है। हल्की सी जो तेजी है वो बड़ी कुछ देर पहले लाल शान में कामकाज कर रहा था। और इसके अलावा हैंग सेंग करीब 1.25% ऊपर आ चुका है। थोड़ी देर पहले करीब 0.8% के आसपास की बढ़त है, भी 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए। कोस्पी आधा फीसदी ऊपर आ गया और एसएस निफ्टी में भी जो तेजी है वो स्लाइटली बढ़ी है। करीब 38 अंक ऊपर एसएस निफ्टी भी कामकाज करता हुआ फिलहाल दिखाई पड़ रहा था। जो एशियन मार्केट्स है वहां से जो संकेत है वो थोड़े से और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी सी और बढ़त जो है वो आते हुए दिखाई पड़ी है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। एसएस निफ्टी से संकेत या फिर बाकी एशियन मार्केट संकेत जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही अभी देखने को मिल रहे हैं। तो शायद आज भारतीय बाजारों की शुरुआत तेजी के साथ ही होते हुए दिखाई पड़ सकती है। चलिए अब कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। अंचल मौजूद है हमारे साथ तमाम स्टॉक्स की न्यूज लेकर। अंचल, आज एविएशन, टेलीकॉम, शायद इन सबके ऊपर ही फोकस रखना होगा। बिल्कुल, देखिए टेलीकॉम की तो आप बात कर चुके, कैबिनेट बैठक में जो राहत मिली, लेकिन उसके अलावा एविएशन स्टॉक्स हैं जिस पे आपको फोकस रखना। और ऑलमोस्ट तीनों पे ही उम्मीद की जा रही है आज गिरावट आएगी। कारण ये है सीसीआई ने तीनों ही कंपनियों पे, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज और इंडिगो पे जुर्माना लगाया है। जो जुर्माना लगाया गया है इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो कार्गो के लिए ये जो फ्यूल सरचार्ज दाम तय करते हैं उसमें कार्टलाइजेशन का आरोप था और उसके बाद अब ये जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर आप कंपनी वाइज पूछे तो जेट एयरवेज पे सबसे ज्यादा 39.81 करोड़ का जुर्माना लगाया, तो वहीं इंडिगो पे 9.45 करोड़ का और स्पाइस जेट पे सबसे कम 5.1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तो इसका एक नेगेटिव सेंटिमेंट इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा। हालांकि जुर्माने की राशि इतनी बड़ी नहीं है, बट वो एक सेंटिमेंट इंपैक्ट जरूर आपको शेयरों पे देखने को मिलेगा आज के सत्र में। दूसरी ओर नजर रखिए एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर भी खबर आ रही है कि कंपनी की कंप्यूटर एज में हिस्सा बेचने की योजना है। इन्होंने काफी समय पहले कंप्यूटर एज के अंदर इन्वेस्ट किया था और अब ऐसा प्लान है कि 5.1% हिस्सा बेच सकती है आने वाले दिनों में एचडीएफसी। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक ट्रिगर रहेगा। हालांकि जो रकम होगी वो बहुत बड़ी नहीं होगी, बट एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ट्रिगर के तौर पर काम कर सकता है। मेरिको में तो तेजी रह सकती है। उसका कारण ये है कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी बेलेजिमो प्रोफेशनले में हिस्सेदारी बेची है। पूरा हिस्सा बेच दिया बेलेजिमो प्रोफेशनले में। 45% हिस्सा है और इसको बेचा गया 1.6 करोड़ में। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रेशर रहेगा और कारण ये है आरबीआई ने अब एसबीआई के ऊपर पेनल्टी लगाई है। ये जो पेनल्टी लगाई गई है 40 लाख रुपए की है, जुर्माना लगाया गया है और ये लगाया गया नकली नोट नियमों के उल्लंघन को चलते। तो कहीं ना कहीं उसका एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट एसबीआई पे तो रहेगा ही। ओवरहैंग आपको शायद पूरे बैंकिंग में दिख जाए। और लास्टली रिलायंस कम्युनिकेशन, बेशक एक तरफ टेलीकॉम के लिए पॉजिटिव खबर है, लेकिन आरकॉम की दिक्कतें बढ़ रही हैं और उसका नेगेटिव इंपैक्ट आज शेयर पे आ सकता है। कारण यह एनसीएलटी ने रिलायंस इंफ्राटेल की एसेट बिक्री पर रोक लगाई है। 13 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गई है। और जो ओवरऑल रिलायंस कम्युनिकेशन है उसकी ये टावर सब्सिडी थी रिलायंस इंफ्राटेल, ऑलरेडी हैवी डेट है। अगर एसेट सेल पे रोक लग रही है तो यानी जो डेट पेमेंट का प्रोसेस है वो और एलोंगेट होगा, वो और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आज आरकॉम के शेयर पे आपको देखने का मिलेगा। जी,
तो आरकॉम के ऊपर एक शायद नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी आर्बिट्रेज मामले में भी जो इनके एसेट्स हैं उसको भी बिक्री पर रोक लगाई गई थी, जो खबरें कुछ दिन पहले आई थी। और अब रिलायंस इंफ्राटेल की एसेट बिक्री पर भी रोक एनसीएलटी ने लगा दी है, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर आरकॉम में फर्दर एक्सटेंड होते दिखाई पड़े। वैसे भी एडीएजी शेयर्स जो है काफी बिकवाली के साथ यहाँ पे लगातार कामकाज करते दिखाई पड़ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। कमोडिटीज मार्केट रुक कर लेते हैं, जहाँ पे अजय केडिया हमारे साथ मौजूद है, केडिया कमोडिटीज के। अजय जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्रूड के अंदर कल के सत्र में थोड़ी गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, घरेलू बाजारों के लिए क्या संकेत मान के चले हम? गुड मॉर्निंग स्वेन। डेफिनेटली कल के सेशन में हमने देखा था मार्केट मॉर्निंग सेशन में तो एक रेंज में था, बट इन्वेंट्री सपोर्टिव होने के बावजूद भी गिरावट आई है। उसका मतलब ये दिखाई दे रहा है कि यूएस में जो इन्वेंट्री है, लास्ट वीक भी हमने देखा रिस्क काउंट बढ़ रहे हैं, ओवरऑल इन्वेंट्री बढ़ी है। तो मुझे लगता है ट्रेंड थोड़ा वीक ही रहेगा। इंटरनेशनल में हमने देखा कि 64 के नीचे ही WTI कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। टाइमिंग मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट भी बीच के चलना चाहिए 3980 के करीब, नीचे में 3900 तक के लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल जाएंगे। जी, गोल्ड को लेकर व्यू क्या है, क्या सेम व्यू रखें इसमें भी? मुझे लगता है गोल्ड एक दायरे में अटक चुका है। इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो 1320 ऊपर में 1340, ये दायरा कंटिन्यू मुझे लगता है ये वीक में रहेगा। कल के सेशन में हमने देखा फर्स्ट हाफ में मार्केट में काफी अच्छी तेजी थी, बट डेटा पॉइंट जो था कल यूएस का वो थोड़ा सा खराब था, उसकी वजह से हमने गिरावट आते हुए देखी। तो आज के सेशन में भी दायरा जो है वो मेंटेन रहेगा। आज के लिए हमें लगता है कि अगर 400 तक का बाउंस आता है वहां पे बेच के चलिए, नीचे में 30,300 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। ओके, रुपये पर भी क्या कल एक शुरुआती दौर में कमजोरी थी, बहुत ज्यादा मजबूती थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मामूली मजबूती के साथ खोला, फिर उसके बाद एक रेंज। रुपये में क्या करना चाहिए? देखिए रुपये में मुझे थोड़ा वीकनेस जरूर दिखाई दे रहा है, जैसे डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स को और बाकी को देखते हुए। लेकिन इंटरनेशनल में जो डॉलर इंडेक्स में कल तक की जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं रुपये में स्ट्रेंथ दी थी, बट अभी मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स भी 89-90 के बीच में घूम रहा है। रुपए की बात करें तो मुझे लगता है जो दायरा रहेगा 64.85 नीचे में और 65.20 ऊपर में। तो आज के लिए मुझे लगता है 65 के करीब मिलता है, तो फ्यूचर्स पे यूएसडी बाय करना चाहिए। ऊपर में 65-30 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केडिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी कमोडिटीज बातचीत करने के लिए। तो गोल्ड क्रूड को लेकर तो यहाँ पे बिकवाली करके चलने की राय अजय जी ने दी है और कहा है कि हायर लेवल्स पर हो सकता है यहाँ पे कुछ और बिकवाली भी क्रूड में की जा सकती है। 3970 के लेवल्स पर बिकवाली करें, 3900 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं। 4030 का स्टॉप लॉस रखें। गोल्ड में भी 30,050 के लेवल्स पर आप बिकवाली कर सकते, 30,500 के लेवल पर बिकवाली करें, 30,350 के टारगेट्स के लिए 30,600 का एक स्टॉप यानी 100 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 150 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा एक और अहम खबर की बात करते हैं, जहां पे सेबी ने ट्री हाउस एजुकेशन सहित कंपनी के अलावा 5 लोगों को शेयर बाजार में कामकाज से रोक दिया है। साथ ही रेगुलेटर ने एनएसई को कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर या ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी आदेश दिया है। सेबी ने गलत जानकारी देने का दोषी माना है। आपको बता दें कि जी बिजनेस ने 19 दिसंबर को कंपनी में दिक्कतों के बारे में बातचीत की थी। साथ ही साथ ये भी बताया था कि किस तरह से वित्तीय स्थिति इस कंपनी की ठीक नहीं है। अगर आप कंपनी के पुराने फाइनेंशियल आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो 2015 ऑनवर्ड्स ही कंपनी की सिचुएशन में एक ट्रबल आता हुआ दिखाई पड़ा था, और ट्रबल जो है वो फर्दर जो एक्सटेंड होता भी चला गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के लॉसेस भी बढ़ते गए और साथ साथ कंपनी के जो डेट है उसमें भी पिछले 5 से 6 सालों के अंदर एक बढ़ोतरी आते हुए दिखाई पड़ी है। इनफैक्ट कंपनी का जो डेट है वो पिछले 5 सालों के दौरान करीब करीब दोगुने से भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, और जो कि FY18 में करीब करीब 47 करोड़ रुपए के आसपास, और FY15 तक आते आते वो 80 करोड़ 90 करोड़ रुपए के आसपास, इनफैक्ट 100 करोड़ के पार भी पहुंच गया। तो एक डेट स्टेटस में एक तेजी आई, प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसके अंदर एक फॉल, और साथ साथ फाइनेंशियल सिचुएशन जो उसको खराब होने की बातचीत भी सबसे पहले जी ने बताई थी। 19 दिसंबर को एक खबर को ब्रेक किया था, और उसके बाद अब सेबी ने इसमें एक्शन लिया है, और जो प्रमोटर समेत जो 5 ऑफिशियल्स हैं उनको मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर, फिर मार्केट में किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को लेकर रोक लगा दी गई है। तो ये एक और अहम खबर जो आते हुए दिखाई पड़ी है। साथ ही साथ इडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन और इंडस्ट्री संगठन फिक्की के प्रेसिडेंट राजेश शाह का कहना है कि इकोनॉमी में रिवाइवल आना शुरू हुआ है और अब क्रेडिट डिमांड में तेजी दिखी है। बातचीत की राजेश शाह से जी बिजनेस ने, आपको सुनवाते हैं। इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से जो फ्रॉड्स होते हैं उनको भी किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से
आई थिंक आपके जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस है, आपके जो गवर्नेंस प्रोसेसेस है, आपके ऑडिट, ओवरसाइट, ये सब तो बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये आपका जो डेटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोसेस है और कल्चर है, ये सबको भी स्ट्रेंथन करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका कल्चर वीक है तो आप अगर डिजिटल में कुछ भी करेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। अभी कुछ सरकार ने नियम बनाए हैं जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा का जो लोन है उस पर सख्ती बढ़ाई जाएगी, और जो हाल ही के मामले आए हैं बैंकों से जुड़े उसके बाद अब बैंक्स भी ज़्यादा सख्त हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इससे थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है या जो नए प्लांट्स लगते थे या जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगती थी उन पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कंपनियों को अगर लोन ईजिली नहीं मिल पाएगा तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट साइकिल इम्पैक्ट होगा? ये आपकी जो एप्रीहेंशन है वो है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने कहा है जो 50 करोड़ के ऊपर एनपीए है उसमें फ्रॉड है कि नहीं उसको इवैल्यूएट करना है। तो ये तो अच्छा ही है, क्योंकि जो एनपीए है वो फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है और वो आइदर जेन्युइन बिजनेस की वजह से होता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो इवैल्यूएट करना है। आई डोंट थिंक इससे बहुत बड़ा कुछ बैंकों का स्लो डाउन होएगा, क्योंकि ये तो एनपीए पे फोकस है। एक बार इकोनॉमी में अपटिक आनी चालू हो गई है लास्ट 3-4 महीने से, ये जैसे इकोनॉमी अपटिक चालू रहेगा तो आई थिंक क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ेगा, और ये बैंकों का जो कल्चर है ये जो हादसा हुआ है इससे ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। सर, अभी जो अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंकों ने वापस MCLR बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो गोइंग फॉरवर्ड जो ट्रेंड रहेगा वो आगे चल के ऐसा अपवर्ड ट्रेंड ही लगता है, ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत कंसर्निंग रहेगा। ये कंसर्न है, और अगर हमारा मानना है कि अगर इंटरेस्ट रेट ½ तक ऊपर जाएगा तो इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप सुने थे राजेश शाह को खासतौर से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर और बैंकिंग सिनेरियो में जो सिचुएशन है उस पर बातचीत करते हुए। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से अलग हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 10 मार्च के बाद टीडीपी इस बारे में कोई फैसला लेगी। 10 मार्च को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आने की संभावना है। सोर्सेस के मुताबिक नायडू दिल्ली में पार्टी के सभी सांसदों से मुलाकात के बाद फैसला ले सकते हैं। टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल स्टेटस की मांग भी कर रही है, जिसके बाद पूरा ही मामला उठता हुआ दिखाई पड़ा है। इस पूरे मामले पे वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या कहा, आपको सुनवाए थे। When the 14th Finance Commission report came, which is a constitutional award, they said there is no special category status now to be given. Instead, states which are deficit in terms of revenue, we are compensating them. Special category status actually means that you get a 90-10 advantage instead of 60-40. That's all. कि 30% का आपको जो एडवांटेज है वो रुपए आना पाई में कैलकुलेट हो सकता है। वो रुपए आना पाई आप किसी और दूसरे हिसाब से ले लीजिए। इट्स फॉर नाउ द स्टेट टू डिसाइड। तो किस तरह से पॉलिटिकल सेटअप आगे चल के रुख लेता है, ये शायद बाजार के ऊपर भी एक मेजर इंपैक्ट आता दिखाई पड़ेगा। कल जब ये खबर आई तो उसके बाद से मार्केट में एक डिप सा जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा, तो 1.5 के आसपास बाजार बंद हुआ।